हेलो फ्रेंड, दिस इज अल्पना सिंह। तो चलिए फ्रेंड, देखिए आज हम आप सभी लोगों के लिए सी टेट 2024 के लिए जो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है, इन सभी के साथ आए हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, आप सभी लोगों को वेरी गुड इवनिंग। आज की क्लास थोड़ी सी लेट हो गई है, बट कोई बात नहीं, हम लोग अपने जो 30 क्वेश्चन है उसको अच्छे से डिस्कस करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए सबसे पहले जो लोग अभी तक चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किए वे लोग कर लीजिए। ठीक है, चैनल है आपका @लर्न विथ अल्पना। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए हम लोग सबसे पहले अपने पहले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखेंगे हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, तो देखिए आपका जो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर वो है कि विकास का शीर्षगामी सिद्धांत क्या सुझाता है। ठीक है, आपको बताना है कि विकास का शीर्षगामी सिद्धांत क्या सुझाता है। पहला ऑप्शन है विकास केंद्र से बाहर की ओर होता है। दूसरा ऑप्शन है विकास सिर से पैर की ओर होता है। तीसरा है सभी व्यक्तियों में समान दर से होता है और चौथा है प्रकृति और वातावरण के मिश्रित क्रिया का परिणाम होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपके शीर्षगामी सिद्धांत की बात की गई है, तो ये आपका विकास जो होता है वो सर से लेकर के पैर की ओर होगा, क्योंकि देखिए शीर्षगामी में जो बच्चा है वो सबसे पहले अपने सर पर नियंत्रण करता है, फिर गर्दन पर, फिर हाथ पर, फिर जो नीचे की है यानी कि उसके पैर, ठीक है, उस पर नियंत्रण करना स्टार्ट करता है। तो ये शीर्षगामी जो सिद्धांत है वो सर से पैर की ओर होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा आनुवंशिक कारक है जो विकास को प्रभावित करता है। ठीक है, आपको बताना है कि कौन सा आनुवंशिक कारक है जो विकास को प्रभावित करता है। पहला ऑप्शन है सामाजिक नीतियाँ, दूसरा है शैक्षिक संस्थाएं, तीसरा है जैविक परिपक्वता और चौथा है सांस्कृतिक प्रथाएं। तो देखिए यहाँ पर जो आनुवंशिक कारक है ये आपका जैविक परिपक्वता है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर थर्ड होगा, बिल्कुल करेक्ट। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखते हैं क्या है। देखिए अगला है कि बहुत छोटे बच्चों के लिए निम्न में से कौन सी समाजीकरण की प्राथमिक संस्था है। आपको बताना है कि बहुत छोटे बच्चों के लिए निम्न में से कौन सी समाजीकरण की प्राथमिक संस्था है। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा आपका किताबें, दूसरा है सिनेमा, तीसरा है माता पिता का कार्यस्थल और चौथा है परिवार। तो देखिए यहाँ पर जो समाजीकरण की जो प्राथमिक संस्था होती है फ्रेंड्स, वो आपकी परिवार होती है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार अधिकतर बच्चे किस चरण में मूर्त समस्याओं के बारे में तार्किक रूप से सोचने में सक्षम होते हैं। तो देखिए यहाँ पर जब मूर्त आ गया, मूर्त समस्याओं यानी कि जो देख कर की समस्याएं होती हैं उनको समाधान करने के लिए, तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन बनेगा वो आपका क्या हो जाएगा, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, क्योंकि मूर्त चीजों की बात की गई है। ठीक है, मूर्त समस्याओं की, तो यहाँ पर मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होगी जो आपका 7 से लेकर के 11 वर्ष तक चलता है। ठीक है, चलिए यहाँ पर थर्ड ऑप्शन जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखते हैं क्या है। देखिए आपका अगला क्वेश्चन थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ताकि स्क्रीन पर पूरा आ जाए क्वेश्चंस। अगला क्वेश्चन है कि जीन पियाजे के अनुसार व्यवहारों और विचारों को संयोजन, व्यवस्थीकरण, पुनर्संयोजन और पुनर्व्यवस्थीकरण करके सुसंगत प्रणाली में लाना क्या कहलाता है। पहला ऑप्शन है असंतुलनीयकरण, दूसरा है संकल्पना, तीसरा है संगठन और चौथा है मिथ्या धारणा। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो सबसे करेक्ट बनेगा वो आपका संगठन होगा। ठीक है, राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर थर्ड होगा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है कि लेव वाइगोत्स्की के अनुसार खाली स्थान चिंतन और अधिगम विकास प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यानी कि लेव वाइगोत्स्की के अनुसार चिंतन और अधिगम विकास की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाते हैं। तो यहाँ पर आपका पहला ऑप्शन है पुरस्कार और दंड, ये तो होगा नहीं फ्रेंड्स। ठीक है, और दूसरा ऑप्शन है सांस्कृतिक उपकरण, ये हो सकता है। तीसरा है समान योग्यता समूह निर्माण, बिल्कुल नहीं। अग्रिम आयोजक, बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन आपका बनेगा वो आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड होगा, सांस्कृतिक उपकरण। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखेंगे कहीं क्या है क्वेश्चन आपका। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है कि लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत में वह योजना जिसमें अध्यापिका विद्यार्थियों के लिए सवालों का सरलीकरण करती है, ठीक है, उन्हें संकेत देती है और सवाल को हल करने के प्राथमिक चरण बताती है ताकि वे दी गई समस्या के समाधान को खोजने में आने वाली बाधाओं को पार कर सके, क्या कहलाती है। यानी कि वो एक सहायता दे रही है बच्चों को, ठीक है, संकेत दे रही है ताकि जो भी उसको समस्या समाधान के जो खोजने वाली जो बाधाएं हैं उसमें आने वाली, ठीक है, उसका समाधान कर सके। तो यहाँ पर क्या होगा फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका हो जाएगा इसके फोल्डिंग यानी कि पार्ट। ठीक है, बाकी आपको ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है। जहाँ पर देखिए लेव वाइगोत्स्की का
नाम आ जाता है, ठीक है? और वहाँ पर संकेत जैसी भाषाओं का यूज़ किया जाता है, तो आप तुरंत स्कैफोल्डिंग अगर इंग्लिश में दिया है तो वो टिक करिए, और नहीं हिंदी में है तो आप पाड़ को टिक कर दीजिए, ठीक है? राइट ऑप्शन आपका फर्स्ट होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि लॉरेंस कोहलबर्ग ने बच्चों और वयस्कों से संबंधित किस विषय की जांच की थी, ठीक है? लॉरेंस कोहलबर्ग ने बच्चों और वयस्कों से संबंधित किस विषय की जांच की थी? पहला ऑप्शन है प्रशंसा का संवेगों पर प्रभाव, ठीक है? और दूसरा ऑप्शन है आपका शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक, और तीसरा है नैतिक तर्क का विकास, चौथा है संवेगात्मक विकास का क्रम। तो देखिए जो लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा बच्चों और वयस्कों से संबंधित विषय की जांच की गई है फ्रेंड्स, वो आपका नैतिक तर्क का विकास है, ठीक है? देखिए कोहलबर्ग का ही सिद्धांत है नैतिकता का या फिर नैतिकता का विकास, जो भी है नैतिकता का सिद्धांत, ठीक है? नैतिक विकास। तो जहाँ पर नैतिक शब्द आता है ये आपका लॉरेंस कोहलबर्ग का है, ठीक है? आप लोग इसको समझिएगा, थोड़ा सा अपना की पॉइंट और प्रेजेंट ऑफ माइंड का प्रयोग करिएगा एग्जाम में, ठीक है? तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है कि एक अध्यापिका को अपने विद्यार्थियों में निम्न में से किस पहलू को बढ़ावा देना चाहिए? एक अध्यापिका को अपने विद्यार्थियों में किस पहलू को बढ़ावा देना चाहिए? निष्क्रिय नकल, ये तो होगा नहीं। कंठस्थ स्मरण, ये भी नहीं होगा। ज्ञान निर्माण, और चौथा है उच्च प्रतिस्पर्धा। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन बनेगा वो आपका ज्ञान निर्माण होगा, ठीक है? बाकी सब आपका निगेटिव है। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन नंबर थर्ड होगा, बिल्कुल करेक्ट। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है आपका कि बुद्धि के समकालीन संप्रत्ययों के अनुसार बुद्धि लब्धि परीक्षण किस व्यक्ति की बुद्धिमत्ता को जांचने के लिए उपयुक्त नहीं है, ठीक है? व्यक्ति की बुद्धिमत्ता को जांचने के लिए उपयुक्त नहीं है, क्योंकि वे अक्सर खाली स्थान होते हैं, यानी कि क्योंकि वे अक्सर क्या होते हैं आपको बताना है, ठीक है? पहला ऑप्शन है वैध, दूसरा है विश्वसनीय, तीसरा है सांस्कृतिक पूर्वाग्रह, और चौथा है व्यापक। तो देखिए यहाँ पर जो सबसे करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड की सांस्कृतिक पूर्वाग्रह, ठीक है? ये आपका सांस्कृतिक पूर्वाग्रह से संबंधित क्वेश्चन है कि जो समकालीन प्रत्ययों के अनुसार है, जो बुद्धि लब्धि परीक्षण है, ठीक है, ये किसी व्यक्ति की बुद्धिमत्ता को जांचने के लिए उपयुक्त नहीं है, क्योंकि वे अक्सर सांस्कृतिक पूर्वाग्रह होते हैं, ठीक है? तो राइट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर थर्ड होगा। अगला क्वेश्चन है आपका भाषा और विचार, ठीक है? आपको बताना है भाषा और विचार। पहला ऑप्शन है आपका कई महत्वपूर्ण रूपों से अंतःक्रिया करते हैं, बिल्कुल सही है। अंतःक्रिया जहाँ पर आता है ये तो पॉजिटिव होता ही है, ठीक है? बट आपको पूरा जो आपका सीक्वेंस है, यानी कि पूरा जो वाक्य है इसको ध्यान में देना, ठीक है? दूसरा है एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से विकसित होते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तीसरा है किसी व्यक्ति के विकास को प्रभावित नहीं करते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये व्यक्ति के विकास को प्रभावित करते हैं, दोनों ही भाषा और विचार, ठीक है? चौथा ऑप्शन है कि एक स्थिर और एक रूप तरीके से ही अंतःक्रिया करते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है? तो यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है कि कई महत्वपूर्ण रूपों से अंतःक्रिया करते हैं, यही आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन बनेगा, ठीक है? यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा बिल्कुल करेक्ट। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है आपका कि लगभग किस उम्र के आसपास प्रायः बच्चों में जेंडर भूमिका की प्रारंभिक समझ आ जाती है, ठीक है? आपको बताना है कि लगभग किस उम्र के आसपास जो बच्चे हैं उनमें जेंडर भूमिका की प्रारंभिक समझ आ जाती है। 4 वर्ष, 10 वर्ष, 14 वर्ष, 18 वर्ष। तो यहाँ पर जो सबसे करेक्ट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स वो आपका 4 वर्ष होगा, ठीक है? जब बच्चा 4 वर्ष का लगभग होता है तो उसमें जेंडर जो भूमिका है उसकी प्रारंभिक समझ उसमें आ जाती है कि कौन लड़का है कौन लड़की है, ठीक है? इस प्रकार से समझ में उसमें आ जाता है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन जो होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। देखिए अगला क्वेश्चन है कि शिक्षा में समावेशन को बढ़ावा देने के लिए एक अध्यापक को ऐसा कक्षा वातावरण पैदा करना चाहिए जो, ठीक है? जब शिक्षा में आपको समावेशन को बढ़ावा देना है तो एक अध्यापक जो है उसको ऐसा वातावरण पैदा करना चाहिए जो कि पहला ऑप्शन है विविधता के प्रति ग्रहण विविधता के प्रति ग्रहण को पोषित करे, ये तो बिल्कुल सही है, विविधता के लिए है तो, ठीक है? दूसरा ऑप्शन है रूढ़िवादों और नामीकरण को बढ़ावा। देखिए यहाँ पर नामीकरण आता है ये आपका निगेटिव होता है, ठीक है? तीसरा है योग्यता के बारे में सत्व धारणा को पोषित करने, ये तो आपका होगा नहीं। चौथा है विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा, जहाँ पर प्रतिस्पर्धा आता है ये आपका निगेटिव होता है, ठीक है? तो जो राइट ऑप्शन बनेगा फ्रेंड्स वो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही होगा कि विविधता के प्रति ग्रहण को पोषित करे, ठीक है? राइट ऑप्शन आपका फर्स्ट होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखते हैं क्या है।
अगला क्वेश्चन है कि मूल्यांकन को अधिगम के लिए मूल्यांकन रूप में इस्तेमाल करने के लिए क्या करना चाहिए? ठीक है। मूल्यांकन को अधिगम के लिए मूल्यांकन रूप में इस्तेमाल करने के लिए क्या करना चाहिए? तो चलिए देखते हैं मूल्यांकन के बारे में बात कही गई है। पहला ऑप्शन है मूल्यांकन एक निरंतर प्रक्रिया के रूप में करें, ठीक है, बिल्कुल सही है। दूसरा है कि मुख्यतः आधा पाठ्यक्रम पूरा होने के बाद मूल्यांकन करना है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तीसरा है सत्र के अंत में ही मूल्यांकन करें। चौथा है सत्र के शुरू में ही मूल्यांकन करें, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए जो मूल्यांकन होता है वो एक निरंतर प्रक्रिया के रूप में आपको करना चाहिए जो है मूल्यांकन, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखते हैं क्या है। शायद इस टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको प्रीवियस क्लास में कराए हुए हैं, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। बट आपको प्रैक्टिस करना है तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे, ठीक है। क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा सवाल विद्यार्थियों में आलोचनात्मक चिंतन को बढ़ाने में मददगार है, ठीक है। यानी कि कौन सा सवाल विद्यार्थियों में आलोचनात्मक चिंतन, ठीक है। आलोचनात्मक चिंतन जहां पर होता है ये आपका पॉजिटिव वर्ड माना जाता है, ठीक है फ्रेंड्स, तो ध्यान दीजिएगा। इसको बढ़ाने में मददगार है। पहला ऑप्शन है अ प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र क्या है, ठीक है। तीसरा है भारत का पहला राष्ट्रपति कौन है। और तीसरा है सॉरी ये दूसरा था। तीसरा है हम किस तरह भविष्य में जल संकट को टाल सकते हैं। और चौथा है बाल दिवस की तारीख पर मनाया जाता है, यानी कि किस तारीख पर मनाया जाता है। तो यहाँ पर देखिए अपसारी सोच की बात की जा रही है जहाँ पर आलोचनात्मक चिंतन है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन होगा वो आपका ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल सही होगा कि हम किस तरह भविष्य में जल संकट को टाल सकते हैं, ठीक है। बाकी सब आपके अभिसारी सोच वाले क्वेश्चन हैं, यानी कि यहाँ पर ये सब जो है पहला दूसरा और चौथा, ठीक है। तो जो राइट ऑप्शन बनेगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड ही बिल्कुल करेक्ट होगा। देखिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि पिछड़े वर्गों से आने वाले विद्यार्थियों के सफल समावेशन हेतु महत्वपूर्ण है कि पहला ऑप्शन है उन्हें केवल अलग संकाय में पढ़ाया जाए, ये तो आपका बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। दूसरा है कि उनमें अपनेपन की भावना को बढ़ावा दिया जाए, ये हो सकता है। तीसरा है कि उन विद्यार्थियों के सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ को अनदेखा किया जाए, अनदेखा तो नहीं करना चाहिए फ्रेंड्स, ठीक है। और चौथा है कि उनके लिए विद्यालय पश्चात ट्यूशन लेना अनिवार्य किया जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ पर देखिए जो सबसे राइट ऑप्शन बनेगा कि जो पिछड़े वर्ग से आने वाले विद्यार्थी हैं इनके सफल समावेशन हेतु महत्वपूर्ण हो जाता है कि उनमें अपनेपन की भावना को बढ़ावा दिया जाए, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड ही बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखते हैं क्या है। अरे ये क्या हो रहा है भाई। देखिए अगला क्वेश्चन है कि गुणज वैफल्य से जूझने वाले विद्यार्थी अक्सर किस क्षेत्र में चुनौती महसूस करते हैं। तो देखिए जो गुणज वैफल्य होता है जिसे हम लोग डिस्कैलकुलिया बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका गणित में वो चुनौती महसूस करते हैं, ठीक है। तो राइट ऑप्शन आपका फर्स्ट हो जाएगा। आगे है क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा प्रावधान दृष्टिबाधिता से जूझने वाले विद्यार्थियों के समावेशन में बाधक बन जाता है। आपको बताना है कि दृष्टिबाधिता यानी कि जो बच्चे देख नहीं पा रहे हैं, ठीक है, उनके समावेशन में कौन बाधक बनता है। ब्रेल किताबें, ये तो आपका अच्छा होता है दृष्टिबाधिता के लिए, ठीक है। स्पर्शनीय चित्र स्पर्शनीय मानचित्र, ठीक है। तो ये देखिए ये भी आपका सही होता है, जो आपके देख नहीं पाते हैं बच्चे। तीसरा है लिपिक की मदद लेना, ये भी अच्छा होता है। और चौथा है लिखित परीक्षाएं। तो देखिए यही आपका बाधक बनेगा, जब बच्चा देख नहीं पाएगा तो वो लिखित परीक्षाएं देगा कैसे, ठीक है। तो आपका यही बाधक है, तो आपका फोर्थ ऑप्शन ही बिल्कुल करेक्ट होगा क्योंकि हमसे पूछा था गलत। तो जो गलत है लिखित परीक्षाएं बाधक, ठीक है, वही हमारा करेक्ट होगा। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं क्या है। देखिए क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा गुण प्रायः स्वलीनता ग्रहित विद्यार्थियों में देखा जाता है, ठीक है। आपको बताना है कि कौन सा गुण प्रायः स्वलीनता ग्रहित विद्यार्थियों में देखा जाता है। पहला ऑप्शन है पुनरावृत्तीय व्यवहार। दूसरा है संज्ञानात्मक नम्यता। तीसरा है उच्च स्तरीय संप्रेषण कौशल। और चौथा है दिनचर्या में बारंबार बदलाव की चाह। तो देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि स्वलीनता ग्रहित विद्यार्थियों में देखा जाता है, ठीक है। तो क्या देखा जाता है फ्रेंड्स, तो इनमें पुनरावृत्ति जो व्यवहार होता है वो स्वलीनता ग्रहित जो विद्यार्थी हैं उनमें देखा जाता है, ठीक है। तो राइट ऑप्शन आपका फर्स्ट हो जाएगा यहाँ पर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखते हैं क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि रेशमा 3 साल की उम्र से ही स्वतंत्र रूप से पढ़ने लगी
और उसने अपनी पहुँच की हर किताब पढ़ ली। रेशमा किस तरह की विशेषता दिखा रही है, ठीक है? यानी कि जो 3 साल की बच्ची है रेशमा, वो अपने स्वतंत्र रूप से किताब को पढ़ने लगी है और अपने अपनी वो पहुँच की हर किताब, यानी कि जो भी उससे किताब मिल पा रही है वो सब पढ़ ले रही है। तो जो रेशमा है वो किस तरह की विशेषता दिखा रही है, तो इसमें तो आपका प्रतिभाशाली ही होगा, ठीक है? तो यहाँ पर देखिए प्रतिभाशाली है, तो यही ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। और आज देखिए फ्रेंड्स, थोड़ा-सा डिटेल में हम नहीं बता रहे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि आज देखिए काफ़ी लेट भी हो गया है, तो हम सोच रहे हैं फटाफट से आप लोगों को क्वेश्चन आंसर करा करके काम खत्म कर दें आज का, यानी कि क्लास जो है, ठीक है? और आप लोग भी इतने दिन से पढ़ रहे हैं, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ ही रहा होगा। एक दिन नहीं समझाएँगे तो ऐसा नहीं है कि नहीं समझ में आएगा, ठीक है? तो कल से हम लोग डिटेल में क्लास लेंगे। आज थोड़ा-सा शॉर्टकट है, बट फिर भी हम जितना हो सकता है उतना समझा देंगे। देखिए क्वेश्चन है कि बच्चे सबसे बेहतर किसके द्वारा सीखते हैं? खोजी अधिगम, पुनरावृत्ति और अभ्यास, निष्क्रिय नकल, कंठस्थ स्मरण। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा, सबसे बेहतर तरीके से बच्चे सीखते हैं, वो आपके खोजी अधिगम यानी कि खोज विधि के द्वारा सीखते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर राइट ऑप्शन जो होगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही बिल्कुल करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे फ्रेंड्स और देखेंगे क्या है, ठीक है? अगला क्वेश्चन है कथन और कारक वाला, ठीक है? कथन है कि विद्यालयों को केवल सीखी गई सामग्रियों के पुनरुत्पादन पर जोर देना चाहिए, जो कि बिल्कुल गलत है फ्रेंड्स। आपके देखिए जो सीखी गई सामग्रियां हैं, केवल उन पर ही पुनरुत्पादन करने के लिए जोर नहीं देना चाहिए, ठीक है? और तर्क है आपका कि स्मृति ना तो रचनात्मक होती है और ना ही निर्वचनात्मक होती है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो स्मृति होती है वो आपकी रचनात्मक भी होती है, ठीक है? तो ये दोनों ही आपके गलत है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है कि ए और आर दोनों ही गलत है, ठीक है? तो आपका यही ऑप्शन करेक्ट होगा। आगे देखेंगे क्वेश्चंस क्या है फ्रेंड्स। देखिए अगला क्वेश्चन है कि एक अध्यापिका को कैसे अधिगम क्रियाकलाप बनाने और संपादित करने चाहिए, ठीक है? यानी कि एक अध्यापिका को किस प्रकार के या फिर कैसे अधिगम क्रियाकलाप बनाने और संपादित करने चाहिए। पहला ऑप्शन है जिनकी प्रवृत्ति अति अमूर्त हो, ठीक है? ऐसा तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए फ्रेंड्स, ठीक है? दूसरा है कि जो विद्यार्थियों की रुचि के अनुरूप हो, ये हम मान सकते हैं, ठीक है? कि रुचि के अनुरूप जो आपके क्रियाकलाप है अधिगम के लिए ये संपादित करना देखिए पॉजिटिव होता है, ठीक है? तीसरा है कि जो विद्यार्थियों के परिवेश से गैर और अन्य देशीय हों, ऐसा तो बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए फ्रेंड्स, ठीक है? और चौथा है कि जिनका उद्देश्य सिर्फ पूर्व ज्ञान का पुनरुत्पादन मात्र हो, तो ये भी आपका गलत होगा। तो यहाँ गलत नहीं होगा फ्रेंड्स, आपका ये हाँ, हाँ, ये गलत ही होगा। जो आपका सबसे करेक्ट इसमें होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए जो सी टेट है वो हमारा सबसे उपयुक्त आंसर मांगता है, ठीक है? तो जो सबसे उपयुक्त है वो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड है कि जो विद्यार्थियों की रुचि के अनुरूप हो, ठीक है? उसी प्रकार की अधिगम क्रियाकलाप बनाने और संपादित करने चाहिए, किसको? एक अध्यापिका को। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखेंगे क्या है। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि अधिगम प्रक्रिया में विद्यार्थियों की संलग्नता को अधिकाधिक करने के लिए एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए, ठीक है? अधिगम प्रक्रिया की विद्यार्थियों की संलग्नता को अधिकाधिक करने के लिए अध्यापिका को क्या करना चाहिए। पहला ऑप्शन है विद्यार्थियों की स्वायत्तता को न्यूनतम कर देना चाहिए, ठीक है? ये तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए फ्रेंड्स, ठीक है? दूसरा ऑप्शन है कि विकर्षणों को अधिकतम कर देना चाहिए, ये भी आपका निगेटिव होगा। तीसरा ऑप्शन है कि व्यक्तिगत विकल्पों को न्यूनतम कर देना चाहिए, बिल्कुल गलत। और चौथा है कार्य की सत्यता को अधिकतम करना चाहिए, ये बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है? तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा वो आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ हो जाएगा कि कार्य की सत्यता को अधिकतम कर देना चाहिए, ठीक है? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है कि एक सामान्य युक्ति जो दी गई समस्या के समाधान तक पहुंचाने में मददगार हो सकती है, वो क्या कहलाती है, ठीक है? पहला ऑप्शन है स्मृति सहायक तकनीक, दूसरा है प्रकार्यात्मक स्थिरता, तीसरा है अनुक्रिया समुच्चय और चौथा है अनुमानी सोच। तो देखिए यहाँ पर एक सामान्य युक्ति जो दी गई समस्या के समाधान तक पहुंचाने में मददगार होती है, ठीक है? वो आपका अनुमानी सोच होता है, ठीक है? यानी कि जो राइट ऑप्शन होगा वो आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ ही बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है? अगला क्वेश्चन है आपका। देखिए अगला क्वेश्चन है कि विद्यार्थियों द्वारा ग्रहित वैकल्पिक अवधारणाएं, ठीक है? विद्यार्थियों द्वारा ग्रहित वैकल्पिक अवधारणाएं, पहला ऑप्शन है अधिगम प्रक्रिया में कोई भूमिका नहीं निभाती, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है फ्रेंड्स। देखिए जो वैकल्पिक अवधारणाएं होती हैं वो अधिगम की प्रक्रिया में बहुत ही अपनी भूमिका निभाती हैं, ठीक है? ऐसा नहीं है कि भूमिका वो नहीं निभाती हैं। और आपका दूसरा ऑप्शन है यहाँ पर कि पूरी तरह अतार्किक और अविवेकी होती हैं, जो कि बिल्कुल गलत है।
और तीसरा है आपका कि विद्यार्थियों के सहज सिद्धांतों या फिर ज्ञान को दर्शाती हैं, ये आपका सही हो जाएगा। और चौथा है कि अध्यापक द्वारा सिरे से अनदेखी कर दी जानी चाहिए, जो कि बिल्कुल ही गलत है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो सबसे राइट ऑप्शन बनेगा वो आपका ऑप्शन नंबर थर्ड होगा कि विद्यार्थियों द्वारा गृहीत वैकल्पिक अवधारणाएं विद्यार्थियों के सहज सिद्धांत यानी कि ज्ञान को दर्शाती हैं, ठीक है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड होगा, बिल्कुल करेक्ट। अगला क्वेश्चन है आपका अधिगम, ठीक है। देखिए अधिगम क्या है, पहला ऑप्शन है संवेगों से महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित होता है, ठीक है, जो कि बिल्कुल सही है। दूसरा है कि संवेगों से प्रभावित नहीं होता है, गलत होगा ये। तीसरा ऑप्शन है कि सामाजिक संदर्भ से कभी कभार प्रभावित होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। और चौथा है कि सामाजिक संदर्भ से कभी भी प्रभावित नहीं होता, ये तो बिल्कुल होगा ही नहीं। यहाँ पर देखिए जो अधिगम होता है वो संवेगों से महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वही बिल्कुल करेक्ट होगा। ओके, अगला क्वेश्चन चलेंगे, देखेंगे क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कथन और कारक वाला, ठीक है। क्वेश्चन है कथन कि एक अध्यापक द्वारा विद्यार्थियों को संप्रत्यय की समझ पाने के लिए अधिगम करने हेतु अभिप्रेरित करना चाहिए, जो कि बिल्कुल सही है। देखिए जो एक अध्यापक होता है वो विद्यार्थियों को संप्रत्यय की समझ पाने के लिए यानी कि सीखने के लिए, ठीक है, अधिगम करने हेतु अभिप्रेरित करना चाहिए, जो कि बिल्कुल सही होता है। और आपका तर्क है, ठीक है, कि अधिगम अधिक प्रभावी और अर्थपूर्ण होता है अगर वो महारत उन्मुखी हो। तो देखिए हमने आपको बताया था जहाँ पर महारत उन्मुखी होता है वो आपका करेक्ट होता है, यानी कि पॉजिटिव वर्ड होता है, ठीक है। तो आपकी ये दोनों सही हैं। तो देखिए यहाँ पर जो पहला ही ऑप्शन है इसमें दिया गया है कि ए और आर दोनों सही हैं, और आर जो है वो एक ही सही व्याख्या करता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा वो आपका फर्स्ट ही बिल्कुल करेक्ट होगा। ओके फ्रेंड्स, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से कौन सा कारक विद्यार्थियों के अधिगम में बाधक बन जाता है, ठीक है। कौन सा कारक विद्यार्थियों के अधिगम में बाधक बन जाता है, पहला ऑप्शन है वातावरण से स्वाभाविक यानी कि सहज पारस्परिक क्रिया, ठीक है, ये तो आपका होगा नहीं, क्योंकि बाधक पूछा है तो ये तो आपका सही ही है, तो ये बाधक तो होगा नहीं। दूसरा स्व अभिप्रेरित अभ्यास, ये भी नहीं होगा क्योंकि ये सही है, ठीक है। तीसरा है जानने और खोज करने की चाह, ये तो बिल्कुल ही पॉजिटिव है, तो ये आपका बाधक तो हुआ नहीं। और चौथा है कि कठोर और अन्वय पाठ्यक्रम, तो यही देखिए आपका बाधक है, यानी कि ये गलत है, ठीक है। तो जो गलत है वही सही होगा फ्रेंड्स, ठीक है, यानी कि फोर्थ ऑप्शन जो है वही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, कठोर और अनम्य पाठ्यक्रम, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है फ्रेंड्स। क्वेश्चन है कि अपनी स्वयं की संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं से अवगत होना क्या कहलाता है, यानी कि स्वयं की प्रक्रियाओं से अवगत होना क्या कहलाता है, तो ये आपका मेटाकॉग्निशन होता है फ्रेंड्स, परासंज्ञान, ठीक है, परासंज्ञान। बाकी ऑप्शन आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि स्वयं की संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं से अवगत होना है तो ये आपका परासंज्ञान होगा। चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर राइट ऑप्शन आपका थर्ड है। तो देखिए आज हमने आपको 30 क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिए। तो अभी तक जिन लोगों ने चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किए हैं वे लोग कर लीजिए। चैनल है आपका @लर्न विथ अल्पना, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलेंगे अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।